हेलो स्टूडेंट्स, सादर प्रणाम। आज हमारा वीडियो ज़बरदस्त होने वाला है। आज हम क्या करेंगे, सारे चैप्टर्स को बहुत स्पीडली डिस्कस करेंगे। बस मैं करेक्टर्स लिखूंगा। बच्चों का कहना है कि सर आप सामने नहीं आते हैं, आप ज़्यादातर बोर्ड पढ़ देते हैं। आज मैं ही सामने आकर सारी स्टोरीज आपको क्लियर करूंगा। देखिए, लास्ट चैप्टर से शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो स्टोरी सुना रही हैं वो कौन है? हमारे पास हिस्टोरियन है। दूसरी बात याद कीजिएगा, हमारे पास मार्स का एक राजा है, उसका नाम आपको याद रखना है। वो कौन है? थिंक टैंक है। इनका एक अप्रेंटाइज है, उसको जो बहुत ज़्यादा वाइज है उसको क्या बोलेंगे? नूडल बोल देंगे। कैप्टन कौन रहेंगी यहाँ पर? ओमेगा रहेंगी, जो इनकी क्रू धरती पर जाएगी। इसी तरह लेफ्टिनेंट का नाम क्या रहेगा हमारे पास? आइडा रहेगा। और सार्जेंट कौन रहेंगे हमारे पास? ऊप रहेंगी। तो ये हमारे कुछ कैरेक्टर्स मिलेंगे हमें। तो जैसी कहानी स्टार्ट होती है, हम कहाँ पर पहुंच जाते हैं? मार्स पर पहुंच जाते हैं। और स्टोरियन हमारे सामने आ जाती हैं। वो बता देती हैं कि इस समय 20वीं सदी को क्या कहा जाता था? एरा ऑफ द बुक्स कहा जाता था, क्योंकि लोगों को सब नॉलेज क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, किससे मिलती थी? बुक से मिलती थी। आंटीटर से लेकर जुलूस तक की नॉलेज किस चीज़ से मिलती थी? बुक्स। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसे बीच क्यों कहा जाएगा एरा ऑफ द बुक्स? क्योंकि एक नर्सरी राइम की बुक, ना कोई बड़ी एनसाइक्लोपीडिया, ना कोई मिसाइल की बुक, एक छोटी सी नर्सरी राइम की बुक किसकी रक्षा करेगी? धरती की, फ्रॉम द मार्शियन इन्वेजन। तो आगे हम इसी को, कहानी को पढ़ेंगे। जब कहानी स्टार्ट होती है तो ये थिंक टैंक को दिखाया जाता है। ये बहुत गोल मटोल से हैं, नार्सिसिस्ट टाइप लगते हैं, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हाई ओपिनियन रखते हैं, हैवी सेल्फ एस्टीम रखते हैं। इन्हें लगता है दुनिया में सबसे बेहतरीन मैं ही हूँ। तो ये एकदम से क्या करता है? नूडल इनका सैल्यूटेशन करता है, लेकिन वो इनकम्प्लीट होता है। वो कहते हैं पूरी तारीफ करो, मुझे आधी तारीफ पसंद नहीं है। फिर मिरर से पूछते हैं कि दुनिया में सबसे शानदार कौन है? मिरर स्लो रिएक्शन देता है, उसे बेस्मैक कर देते हैं। क्या प्रूव कर रहा है? सब कुछ कि बहुत ज़्यादा हाई ओपिनियन था अपने बारे में, यानी थोता चना बाजे खाना, वो वाला हिसाब है। एम्प्टी वेसल्स मेक लॉट ऑफ नॉइज। अब हमारा क्या होता है? सीन टू शिफ्ट हो जाता है। अब उनकी क्रू कहाँ पर पहुंच जाती है? धरती पर पहुंच जाती है। तो वो थिंक टैंक ऑर्डर देते हैं नूडल को, उस क्रू से मेरी बात करो और मुझे दिखाओ। अब चांस की बात है, क्रू कहाँ पर पहुंचती है? एक लाइब्रेरी में पहुंच जाती है। लेकिन उनको तो नहीं पता है कि लाइब्रेरी क्या होती है, हमें पता है। तो सबसे पहले उनका ओपिनियन क्या बनता है? शायद ये कोई कपड़ों की दुकान है, हिबरडेशरी टाइप है, और ये सर पे लगाने वाली हैट्स हैं। वो एक बुक को सर पर भी लगा कर देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है इस बारे में ज़्यादा बेहतर कौन बता सकता है हमें? एज यूजल थिंक टैंक बता सकता है। वो उससे पूछते हैं तो थिंक टैंक काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद बताता है कि शायद ये क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड है, और ये सैंडविचेज हैं, जो ये किताबें हैं। इसमें जो दोनों तरफ है कवर्स को, वो क्या बोलता है? उसके ब्रेड पीसेस, बीच में फिलिंग्स हैं। तो वो कहता है अच्छा अच्छा, और उन्हें ऑर्डर देता है कि तुम खाओ। तो ओमेगा ऑर्डर किसको ट्रांसफर करती है? आयटा को। आयटा ऊप को ट्रांसफर कर देती है। ऊप खाकर देखती है, तरह तरह के मुंह बनाती है। वो कहते हैं तो मार्स की सूखी मिट्टी जैसी है। लेकिन इसी बीच में बेटे एक क्वेश्चन बताना भूल गया। थिंक टैंक का ओपिनियन क्या था धरती के बारे में? वो उसे इनसिग्निफिकेंट प्लेनेट बोलता था, प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड बोलता था, धरती वासियों को अगली क्रिएचर्स बोलता था विद द टाइनीएस्ट ऑफ द हेड्स। दोबारा हम थीम पर पहुंचते हैं। वो जब खाकर देखती है, उसका टेस्ट खराब था। इसी बीच नूडल अपनी बात रखता है। नूडल की एक बहुत ही अच्छी बात है, वो बहुत प्यार से अपनी बात को बताता है। नूडल कहता है आप माफ़ करें, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। और उसका ओपिनियन कौन चुरा लेता है? थिंक टैंक। थिंक टैंक उन्हें कहता है कम्युनिकेशन डिवाइसेस, इनको सुनो। वो कान पर लगाते हैं, बुक से कोई आवाज़ नहीं आती। लेकिन तभी दोबारा नूडल कहता है कि शायद देखने के लिए, सुनने के लिए नहीं। फिर वो ओपिनियन चुराता है उनसे, कहता है इसको देखो। वो देखने लगते हैं, उस पर लाइन्स और स्क्विगल्स थी, कुछ समझ नहीं आता। फिर दोबारा वो थिंक टैंक क्या कहता है? थिंक टैंक को नूडल कहता है कि इनसे कहो कि विटामिन गल्प करें। फिर ये ओपिनियन भी कौन चुरा लेता है? थिंक टैंक। वो एकदम से विटामिन खाते हैं, उनके चेहरे घूमने लगते हैं। अब वो पढ़ने लगते हैं। तो पहली पोएम में क्या लिखा हुआ था? वो पोएम तो बेटा आप बुक से पढ़ लेना, मैं एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ कि धरतीवासी बहुत एडवांस स्टेज पर है।
वो एक्सप्लेनेशन कौन निकालता है? वो तो हंसने लगते हैं उस पोयम को। पोयम अगर आप कहेंगे तो मुझे आपको बुक से पढ़कर ही बतानी पड़ेगी। देखिए पोयम, ये पोयम में था, मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्ररी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कोकल शेल एंड सिल्वर बेल्स एंड द प्रीटी मेड्स इन अ रो। तो इसका एक्सप्लेनेशन, वो तो हंसते हैं क्योंकि हंसी मजाक की पोयम में, वो कहते हैं कि ये तो बहुत सीरियस बात है, धरतीवासियों ने मैग्नीव एग्रीकल्चर कंबाइन कर दिया है, वो एक्सप्लोजिव मिनरल्स को भी क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और वो कहते हैं कि अपनी फ्लीट को रोक दो। दूसरी पोयम पढ़ते हैं, ये डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल। इससे वो क्या अंदाजा लगाता है, जो धरतीवासी उनके डॉग्स के अंदर भी सेंस ऑफ द ह्यूमर है। वो इनकी काउज भी इंटरप्लानिटरी अटैक्स कर सकती हैं और वो बहुत ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन है। और जैसी तीसरी पोयम पढ़ी जाती है हमटी डमटी वाली, कौन शॉक्ड हो जाता है? नो थिंक टैंक शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसमें पिक्चर बनी हुई थी। उसको लगता है धरतीवासी उसके ऊपर हमला करने वाले हैं, उसका राज्य छीनने वाले हैं। वो अपनी स्पेस कैप्सूल तैयार कराता है और वो किसकी तरफ निकल जाता है? अल्फा सेंटरी, जो सन के बाद दूसरा सबसे पास वाला तारा है। अब हमारे सामने दोबारा कौन आ जाते हैं? हिस्टोरियन लास्ट बात क्लियर करती है। अब मार्स का राजा कौन बन जाता है? नूडल बन जाता है। धरतीवासी से उनकी दोस्ती हो जाती है, उन्हें लिखना पढ़ना सिखाते हैं और उनकी कैपिटल सिटी मार्सोपोलिस में एक लाइब्रेरी इस्टेब्लिश कर दी जाती है। लेकिन आज भी मार्स के लोग एक बुक को पढ़ने से घबराते हैं। द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक इज द मदर गूस, क्योंकि उन्हें लगता है ये बुक बहुत ज़्यादा खतरनाक है। चलिए भोली पर पहुंच जाते हैं। इसमें एक करेक्टर तो हमारी भोली रहेगी, उसका वैसे नाम क्या है? सुलेखा है। और ये अपने नाम की बर्थ को बाद में प्रूव भी करेगी, वो हम समझेंगे। उसके फादर का नाम याद रखिएगा, उनका नाम क्या है? नंबरदार रामलाल, और रेवेन्यू ऑफिसर हैं। उनके ब्रदर्स के नाम नहीं दिए गए हैं। सबसे बड़ी वाली सिस्टर का नाम क्या है? राधा है, उनकी शादी हो गई है। एक सिस्टर का नाम चंपा है, उनकी शादी की बात भी चल रही है। और तीसरी वाली कौन है हमारे पास? मंगला है। अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं फ्लो के साथ। अब भोली के साथ कुछ ट्रेजेडी शुरू से ही हो गई हैं। जब वो 10 महीने की थी, कोर्ट से गिर जाती है और उसके ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो जाता है, तो बैकवर्ड चाइल्ड बन जाती है। उसके बाद जब वो 2 साल की होती है, उसके ऊपर स्मॉल पॉक्स हमला कर देता है, पूरे चेहरे पर पॉक मार्क्स आ जाते हैं और उसकी सारी ब्यूटी भी खराब हो जाती है। अब रामलाल को बाकी लड़कियों की चिंता नहीं थी, हेल्दी थी, दिखने में भी सुंदर थी। रामलाल को लगातार किसकी चिंता लगी रहती थी? भोली की, किससे शादी कौन करेगा। अभी गांव में क्या खुलता है कि स्कूल खुल जाता है और एक बड़े ऑफिसर आके उसका इनॉग्रेशन करते हैं और वो उससे कहते हैं कि आप उदाहरण प्रस्तुत कीजिए लोगों के सामने और अपनी डॉटर उसको कहाँ भेजिए? स्कूल। ये बात वो अपनी वाइफ को बताता है। वाइफ कहती है कि अगर हमने डॉटर्स को स्कूल भेजा तो उनसे शादी कौन करेगा? क्योंकि उस समय बेटे हिंदूज में एक बहुत बुरी बात क्या चलती थी कि अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी तो बड़े होकर विधवा हो सकती है। लॉजिक कोई नहीं है, अभी तो आप स्टोरी समझ लीजिए। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि भोली को स्कूल भेज देते हैं। फाइनली भोली का हाथ पकड़ा जाता है, अगले दिन उसे ले जाने लगते हैं, लेकिन भोली घबरा जाती है क्योंकि कुछ दिन पहले काऊ लक्ष्मी को भी ऐसे ही ले गए थे और उसे बाजार में बेच दिया था। लेकिन जब उसे ऑयल लगाया जाता है, पहली बार अच्छे कपड़े मिलते हैं, नहलाया धुलाया जाता है, उसका ओपिनियन बदल जाता है कि शायद किसी अच्छी जगह जा रही हो। भोली खुश हो जाती है और स्कूल जाती है। स्कूल में उसे बहुत सारी गर्ल्स मिलती हैं, उसे उम्मीद जाग जाती है कि कोई ना कोई उसकी दोस्त बन जाएगी। वो क्लास को चारों तरफ देखने लगती है तो तरह तरह की पिक्चर्स लगी हुई थी। वहाँ पैरेट की पिक्चर थी, काऊ की पिक्चर थी, गॉट और हॉर्स की पिक्चर लगी हुई थी। तो भोली थोड़ा सा क्या कर रही थी, डरी हुई थी। तभी टीचर उसका नाम पूछती है, वो हकलाने लगती है। मैं एक चीज़ बताना भूल गया, भोली हकलाती भी थी जब उसने बोलना शुरू किया। वो अकलाते अकलाते बह 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 करती है। टीचर लेकिन बहुत ही प्यार भरी आवाज़ से, सूथिंग काल्म आवाज़ में उससे कहती है कोई बात नहीं। और जब पूरी क्लास को डिसमिस किया जाता है, टीचर उसे रोकती हैं और उसे एनकरेज करती हैं, अपना नाम बताओ। वो बह बह करते हुए क्या बोल देती है? भोली बोल देती है। उसे खुद यकीन नहीं होता है कि वो ऐसा कर सकती है। और यही हमारे प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है, बच्चों को यकीन दिलाना पड़ेगा हमें कि वो कुछ भी कर सकते हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं। टीचर उसे एक किताब देते हैं कि तुम रोज स्कूल आना, इसे पढ़ो, फिर बड़ी किताब दूंगी, अगर पढ़ लिख लोगी तो तुम्हारी भी इज्जत होगी और तुमको जो चाहे वो कर सकती हो। पहली बार भोली की जिंदगी में क्या जागती है? उम्मीद जाग जाती है। और ये कहा जाता है जिसके पास उम्मीद है उसके पास सब कुछ है मेरे दोस्तों। और टीचर क्या करती हैं?
उसे बहुत ज़्यादा इनकरेज करती है। मंदिर की घंटियाँ बजने लगती है, पास वाले पेड़ पर फूल आ जाते हैं, भोली उम्मीद से भर जाती है। तभी भोली के रिश्ते की बात आती है। थोड़े समय बाद बहुत सारे बदलाव गांव में भी हो जाते हैं। एक सिनेमा आ जाता है, टीन शेड में ट्रेन रुकने लगती है, प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल बन जाता है, कॉटन गिनिंग मिल आ जाती है वहाँ पर। लेकिन तभी क्या होता है, भोली का रिश्ता आता है बिशंबर का। शायद मैं बिशंबर लिखना भूल गया हूँ, पर बिशंबर याद रखिएगा। अब लड़का ना दहेज मांग रहा था, अपना घर था, बैंक बैलेंस अच्छा था, अपनी दुकान थी। लेकिन बुराई क्या थी, लड़के की एज पापा की एज से ज़्यादा थी, थोड़ा लंगड़ाता था और उसकी पहली वाइफ के बच्चे काफ़ी बड़े थे। लेकिन मम्मी कहती हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, लड़कों के लिए तो सब ये चीज़ सही है। वो कहते हैं पापा भोली से पूछ लो। कहते भोली तो गूंगी गाय है। भोली सब कुछ सुन रही थी, परिवार की इज्जत के लिए इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाती है। अब शादी वाला दिन आता है, बहुत बड़ा बैंड लेकर आता है, बहुत बड़ी पार्टी आती है, बहुत लोग आते हैं। और ये गलत बात है कि भाई शादी का जो आकलन होता है उस खर्चे से किया जाता है और लोगों से। लेकिन तभी क्या होता है, देखिए उसमें एक सस्पेंस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। अब वरमाला का समय आता है, लेकिन जैसे ही वो माला पहनाने लगता है बिशंबर, बोली का पर्दा हट जाता है और वो देख लेता है उसके चेहरे पर पॉक मार्क्स से। वो एक जुआ खेलता है और बिशंबर उसके फादर से कितने रुपीज़ की डिमांड कर देता है, 5,000 रुपीज़ की डिमांड करता है। लेकिन बिशंबर को क्या कहते हैं, रामलाल पगड़ी उसके पैरों में रख देते हैं। वो हिंदी मूवी का सीन, वो कहते हैं नहीं नहीं 2,000 से काम चलाओ, लेकिन वो अड़ जाता है 5,000। वो उसको पैसे लाकर दे देते हैं। लेकिन जैसे ही बिशंबर माला पहनाने लगता है, भोली का हाथ चलता है और एकदम से क्या होती है, माला दूर जाकर गिर जाती है और भोली कहती है कि इस मीन और इनकॉम्पेटेबल मैन से मैं शादी नहीं कर सकती। वो स्ट्रिक्टली मना कर देती है कि मैं इससे शादी नहीं करूँगी। अब सारे लोग भी चले जाते हैं और एक बूढ़ी सी आंटी क्या कहती हैं कि लड़की बेशर्म है। तो गए, हम तो समझ रहे थे गूंगी गाय है। बोली कहती है कि मैं गूंगी गाय हूँ, लेकिन अब बोलना शुरू कर दिया, आपको शोर सुनना है तो मैं बोल सकती हूँ। अब सब चले जाते हैं, उदास होकर रामलाल बैठ जाते हैं और वो कहते हैं अब तुम्हारा क्या होगा। बोली कहती है जिस स्कूल में पढ़ती हूँ उसी में पढ़ाऊंगी, बुढ़ापे में आपकी सेवा करूंगी। दो टीचर खड़ी हुई थी, उन्हें क्या लगता है कि जो उन्होंने मास्टरपीस की तैयारी की थी वो कंप्लीट हो चुका है, वो लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। ये हमारी पूरी स्टोरी थी। इसमें दिखाया गया एजुकेशन क्या क्या कर सकती है एक जिंदगी में, और अगर बच्चों को डांट के बजाय प्रोत्साहन दिया जाए, दे कैन ऑल्सो वर्क वंडर्स। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा आ जाएगा ना, नेकलेस आ जाएगा। इसमें हमारे पास मैथिल्डा लॉसिल हैं, तो हम कैरेक्टर को क्या बोल देंगे, मैथिल्डा या मिसेस लॉसिल। इनके हस्बैंड को मिस्टर लॉसिल ही कहा गया है यहाँ पर। और एक इनकी फ्रेंड आएंगी बचपन की, वो क्या है, फॉरेस्टियर कहलाएंगी हमारे पास। तो स्टोरी स्टार्ट होती है। अब बात करते हैं मैडम लॉसिल की। बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की है, लेकिन गरीब परिवार में पैदा हो गई। उसको लगता है कि किस्मत ने उसके साथ धोखा कर दिया, और उसके पास ना डॉवरी थी ना कोई मीन्स थे। शादी भी एक इकोनॉमिकल क्लर्क से हो जाती है। अब एज यूजुअल ज़्यादातर जो धरती पर लोग हैं उनकी तरह वो परेशान रहती है, उन चीज़ों के बारे में सोच कर जो उसके पास नहीं है। अपनी डर्टी चेयर्स को देखती है, पर्दों को देखती है, अपनी दीवारों को देखती है, और हर चीज़ को देखकर वो उदास हो जाती थी। उसको लगता था उसकी लाइफ किस लिए बनी है, तो एंजॉय ऑल द डेलिकेसीज एंड द लग्जरीज। खाना खाने के लिए बैठते थे, हस्बैंड कहता है कि शानदार पॉट पाई, वो चांदी के बर्तनों के खाने के बारे में सोचने लगती है। तो इसी तरह से उसने खुद को क्या कर रखा था, परेशान कर रखा था। लेकिन एक दिन हस्बैंड एक इनविटेशन लेकर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की तरफ से था, बॉल पार्टी के लिए। उसमें कुछ सेलेक्टेड लोगों को बुलाया गया था। अब भोली भोली कह रहा हूँ, सॉरी, मैडम लॉसिल को वो इनविटेशन मिलता है, उसे एक तरफ फेंक देते हैं। हस्बैंड शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ। वो कहते हैं मेरे पास पहनने के लिए कोई भी अच्छे कपड़े नहीं है। तो हस्बैंड कहते हैं वो ड्रेस मैंने जो थिएटर ने पहनी थी तुम उसमें सुंदर लग रही थी। वो कहते हैं नहीं, अमीर लेडीज़ के बीच में गरीब नहीं दिख सकती। फाइनली हस्बैंड पूछते हैं कितना पैसा चाहिए आपको। तो वो काफ़ी कैलकुलेशन करती है कि ज़्यादा अमाउंट बताती है, वही शॉक्ड हो जाता। वो कहती है 400 फ्रेंड। उतना ही पैसा हस्बैंड ने बचा रखा था शूटिंग के लिए, लाख से उसे गन खरीदनी थी। वो पैसा किसका दे देता है, मैडम लॉसिल को। लेकिन जैसा पैसा मिल जाता है फिर वो उदास रहने लगती है। वो पूछता है अब क्या प्रॉब्लम। वो कहते हैं मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है। वो कहते हैं आप नेचुरल फ्लावर्स पहन सकती हैं। तो हस्बैंड रास्ता खोजने वाला इंसान लगा है यहाँ पर। वो प्रॉब्लम पे नहीं, सोल्यूशन पे काम करता है। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं गरीब नहीं दिख सकती। वो कहता है फिर एक काम करो, अपनी अमीर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर के घर चले जाओ। वैसे तो वो उनके घर नहीं जाती थी क्योंकि बहुत अमीर थी, उसके घर से उदास होकर आती थी। चली जाती है, तरह तरह की गहने देखती है। वो कहती है और नहीं है। तभी उसे सार्डिन के बॉक्स में एक नेकलेस मिलता है। उसका दिल धड़कने लगता है कि भैया वाला नेकलेस ही चाहिए। उससे पूछती है, वो उसे नेकलेस दे देती है।
अब वो पार्टी में पहुंचती है, सब लेडीज से सबसे ज़्यादा सुंदर कौन लग रही थी? मैडम लॉसिल। हर मैन उसका नाम जानना चाहता था, इंट्रोडक्शन चाहता था। पहली बार वो जानी मानी सी बनती है। जो उसे चाहिए था ज़िंदगी में, उसे नाम चाहिए था, शोहरत चाहिए था, फेम चाहिए था, वो उसे मिल जाता है। सुबह 4 बजे तक वो डांस करती है पागलों की तरह, और हस्बैंड पास वाले रूम में सो रहे थे। अब वो वहाँ से निकलती है तो वो रैप जल्दी से नहीं पहनती है, क्योंकि रैप किस चीज़ को दिखाता है? गरीबी को। और ड्रेस क्या थी? अमीरी थी। वो वहाँ से जल्दी से चली जाती है, कैब पकड़ते हैं, घर पहुँचते हैं। घर पे पहुँचकर वो शीशे के सामने आती है और लास्ट बार खुद को देखती है। तभी चीख निकलती है, नेकलेस गायब था। हस्बैंड आ जाता है, वही शॉक्ड। यहाँ तो हस्बैंड को तो शौक पे शौक ही लग रहे। वो शॉक्ड होता है और वो क्या क्या करता है? वो पूरे रास्ते को चेक करता है, कैब कंपनीज में जाता है, अवार्ड रख देता है, पुलिस में जाता है, लेकिन इतने समय के बाद भी नेकलेस नहीं मिलता है। तो वो कहते हैं कि कोई बहाना बना दीजिए जिससे हमें उसे रिप्लेस करने का समय मिल जाए। बहाना बनाती है कि नेकलेस का क्लैप्स टूट गया है। तो वो घूमते हैं तो उन्हें पैलेस रॉयल में उसी तरह का एक नेकलेस मिल जाता है। नेकलेस 40,000 का था, बार्गेनिंग के बाद 36,000 फ्रैंक का मिल सकता था। और वो 18,000 फ्रैंक तो उसके पास अपने फादर के थे। बाकी वो क्या करता है? मनी लेंडर की पूरी रेस से डील करता है, रूइनस प्रॉमिसेस करता है, इधर उधर से जितना पैसा वो उठा सकता था उठा लेता है। फाइनली नेकलेस वापस कर दिया जाता है। अब उनकी असल ज़िंदगी शुरू होती है, लेकिन वो अपने पार्ट को हीरोइकली प्ले करती है। अब वो अपना एटिक किराए पर दे देते हैं, लॉजिंग्स को चेंज करते हैं, नौकरानी हटा दी जाती है, घर का सारा काम वो खुद करने लगती है। फ्रूटियर से, बुचर से एक एक सौ के लिए वो क्या करती है? हैगल करती है, मतलब एक तरीके से बार्गेनिंग करती है। हस्बैंड शाम को अकाउंट्स मैनेज करता है जॉब के साथ, रात को कॉपिंग का काम करता है। तो हस्बैंड भी अपना पार्ट अच्छा प्ले कर रहा है यहाँ पर। ऐसी ज़िंदगी 10 साल चलती है। तो कई बार वो बैठी हुई सोचती रहती थी कि एक शाम या एक रात क्या कर सकती है। एक बार वो घूमने के लिए जाती है चैम्पाइलिस पार्क में। उसे कौन दिखाई दे जाती है? वही फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर। वो कहती है अब तो हमने क्या किया, सारा कर्ज चुका दिया। इसको बताती है तो उसके पास पहुंचते उसको बताती है, देखो तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी के 10 साल खराब हो गए। तो वो पूछती है कैसे? बताती है कि जो डायमंड नेकलेस आपने दिया था वो हमारे से खो गया था, हमने रिप्लेस तो कर दिया, लेकिन उसको भरते भरते हमारे 10 साल खराब हो गए हैं। तो यहाँ पर मैडम फॉरेस्टर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। तो कहती है कि दोस्त, वो नेकलेस नकली था, सिर्फ 500 फ्रैंक्स का था। दो चीज़ें हमें ज़रूरी मिलती हैं कि दिखावा हमारा क्या करता है? डाउनफॉल स्टार्ट कर देता है। दूसरा, एक सच आपको 100 मुसीबतों से बचा सकता है। अगर वो सच बोल देती तो इतना कुछ ना होता। तो ये थी हमारी पूरी स्टोरी। का नाम रहेगा द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। इसमें हम एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है रिचर्ड एब्राइट। और बस एक और करेक्टर आएंगे इसमें हमारे पास, जेम्स आर वोंग, जो इनका साथी है कॉलेज में। और एक रिचार्ड आएंगे इनके एसएसटी के टीचर, रिचार्ड ए वियरर। मदर का नेम मेंशन नहीं है, तो अभी स्टोरी स्टार्ट कर देते हैं। स्टोरी जब स्टार्ट होती है तो एक बहुत बड़ी मैगजीन है हमारे पास, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। उसमें इस बच्चे का आर्टिकल सब जाता है 22 साल की एज में। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और इसे किस चीज़ से कंपेयर किया गया? मान लो आप किसमें चले हैं, बेसबॉल की टीम में चले जाएं और पहले ही गेम में आप क्या कर दें, होम रन हिट कर दें, तो जितना फेमस आप हो जाएंगे उतना ही फेमस कौन हो गया? रिचर्ड एवराइट हो गया था। अब ये रीडिंग पेनिसिल्वेनिया में इनका जन्म हुआ। करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था तो कलेक्शन शुरू कर दी, रॉक्स, फॉसिल्स, कॉइन्स, बटरफ्लाइज। रात को ये तारे देखा करते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी मम्मी इनकी सबसे बड़ी कंपेनियन थी। टेलीस्कोप लाई, माइक्रोस्कोप लाई, माउंटिंग मटेरियल्स लाई इनके लिए। इनको लर्निंग के लिए इनकरेज कर दी थी, ट्रिप्स पर ले जाती थी, रात को इनके साथ खाना खाती थी, इनके दोस्तों को भी घर बुला लेती थी। ओवरऑल मम्मी को क्रेडिट बहुत जाएगा इनके डेवलपमेंट के लिए। मम्मी ने एक बुक ला कर दी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क टंग, जिसमें बताया गया था बटरफ्लाइज माइग्रेट करती है सेंट्रल अमेरिका। इस बुक को पढ़ते ही उनका दिमाग खुल जाता है। बुक डॉक्टर ओकार्ट ने लिखी थी और लोगों से क्या कहा गया था कि आप बटरफ्लाइज को टैग कीजिए और जिसको भी टैग की हुई बटरफ्लाई मिलेगी वो मेरे पास उस टैग को भेज दे। अब रिचार्ड सोचते हैं कि यार बटरफ्लाई कलेक्ट करूँगा तो कितना समय लग जाएगा। वो अपने घर के बेसमेंट में क्या पालने लगते हैं, बटरफ्लाइज को पालने लगते हैं और उन्हें टैग करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उनका इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। क्यों खत्म हो जाता है? एक तो एरिया 75 माइल्स का था, फीडबैक ज़्यादा अच्छा नहीं था, और जितनी बटरफ्लाइज उन्होंने छोड़ी सिर्फ 2 टैग बटरफ्लाई उन्हें वापस मिली।
लेकिन तभी वो क्या करते हैं, 7th ग्रेड में पहुंचते हैं और काउंटी साइंस फेयर में हिस्सा लेते हैं। और पहला प्रोजेक्ट कौन सा बनाते हैं, एक फ्रॉक के टिश्यू की स्लाइड बनाते हैं और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे दिखा देते हैं। इस बार वो जीतते नहीं हैं, लेकिन उन्हें समझ आ जाता है कि असली साइंस क्या होती है, उसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। 8th क्लास में वो क्या करते हैं, एक बीमारी का पता लगाने की कोशिश करते हैं जो कैटरपिलर्स को होती है। उन्हें लगता है ये बीमारी बीटल्स की वजह से, वो बीटल्स के साथ कैटरपिलर्स को पालते हैं। रिजल्ट कुछ नहीं निकलता, लेकिन वो इस बार जीतते हैं साइंस फेयर में। फिर 9th क्लास में वो एक थ्योरी बनाते हैं। जो वाइसरॉयज हैं वो किसकी कॉपी करते हैं, मोनार्क बटरफ्लाइज की, क्योंकि चिड़िया को मोनार्क अच्छे नहीं लगते हैं। इसी रिसर्च में एक और पॉइंट सामने आ जाता है कि एक स्टार्लिंग चिड़िया वो मोनार्क्स को खाती है, और इस बार वो अवार्ड भी जीतते हैं। तो धीरे धीरे प्रोग्रेस होने लगती है। अब उनका बड़ा प्रोजेक्ट आता है हाई स्कूल में। 12 स्पॉट्स होते हैं कैटरपिलर की बॉडी पर। ये माना गया वो ऑर्नामेंटल है, लेकिन जब वो रिसर्च करते हैं तो पता लगाते हैं कि एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं ये स्पॉट्स, जो बटरफ्लाई के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। और इसके लिए उन्हें वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट और रिसर्च में काम करने का मौका मिल जाता है। बड़ी बड़ी लैब्स में वो काम करते हैं। लेकिन तभी वो क्या करते हैं, सेल डेवलप कर देते हैं फ्रॉम द स्टेम कल्चर। जब उसको किससे फीड किया जाता है, इस बटरफ्लाई वाले हार्मोन से। इसके लिए और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से इन्विटेशन आते हैं और रिसर्च इंस्टीट्यूट में वो काम करते हैं। तो एक बार वो क्या कर रहे थे, उस हार्मोन के स्ट्रक्चर को एक्सरे के थ्रू देखते हैं। तभी उनकी ज़िंदगी में वो कहते तो नहीं है यूरेका मूवमेंट है, उन्हें लगता है उन्हें बायोलॉजी का सबसे बड़ा पजल सॉल्व कर दिया। सेल कुड रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ डीएनए, और डीएनए किसको कंट्रोल करता है, हेरिडिटी। पूरी रात दोनों भाई बैठ जाते हैं, जेम्स और वोंग, और ये मॉडल्स बनाते हैं और यही अपनी रिसर्च पब्लिश करते हैं इस पर्टिकुलर मैगजीन में। फाइनली अगर ये इस रिसर्च सही साबित हुई तो ये कैंसर जैसी बीमारी का इलाज भी ढूंढा जा सकता है। अब आप कहेंगे कि बच्चा सिर्फ पिजन होल था। नो नो, एक कैटेगरी में नहीं था। कैनोइस्ट अच्छे थे, बहुत अच्छे फोटोग्राफर थे नेचर के। ऊपर से बेटे वो चैंपियन डिबेटर थे और एक पब्लिक स्पीकर भी थे। उनको एक बहुत अच्छा कंपेनियन कौन मिले थे, उनके टीचर रिचार्ड ए वियरर, जिन्होंने लर्निंग के लिए इनकरेज किया, उनके माइंड को ओपन किया। और लास्ट में टीचर कहते हैं कि उनका कंपटीशन उनसे ही होता था, रिचार्ड का। वो एक्स्ट्रा लेबर करते, 3-4 घंटे रिसर्च करते थे रात को, और वो चाहते थे जो काम भी वो करे उसमें बेस्ट रहे। वो हेल्दी कंपटीशन करते थे। और लास्ट में हमें लगता है उनके अंदर सारी इंग्रेडिएंट है साइंटिस्ट बनने के। फर्स्ट रेट माइंड है, क्यूरोसिटी उनके अंदर बड़ी बड़ी थी, इनोवेशन था, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग थी, और नेवर से डाई एटीट्यूड भी था, जो उन्हें एक महान साइंटिस्ट बनाता है। अगले चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसमें हमारे पास एक साइंटिस्ट आएगा जिसका नाम क्या रहेगा, ग्रिफिन रहेगा, जो लॉलेस कहलाएगा। हमारे पास कानून को ना मानने वाला रहेगा। एक हमारे पास कौन आएंगी, मिसेस हॉल आ जाएंगी। इनके हस्बैंड एज यूजुअल क्या होंगे, मिस्टर हॉल कहलाएंगे। ये क्लर्जीमैन भी मेंशन होगा, जिसका कोई नाम नहीं है, तो इसको चाहे हम ना भी करें तो हमारा काम चल जाएगा। और एक कांस्टेबल आएंगे जिनका नाम क्या रहेगा, जेफर्स रहेगा। ये हमारे कैरेक्टर्स थे। और डायरेक्टली हम क्या करते हैं, स्टोरी पर लिप अप कर देते हैं। अब क्या होता है, लंदन की सड़कों पर कुछ निशान बन रहे थे पैरों की मिट्टी में, लेकिन 2 बच्चे शॉक्ड थे क्योंकि निशान तो बन रहे थे लेकिन दिख कोई नहीं रहा था। बच्चों ने निशान का पीछा किया, धीरे धीरे वो गायब हो गए। तो स्टोरी का एक्सप्लेनेशन सिंपल सा है। ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था, उसने एक पोशन बनाया या दवाई बनाई जिससे वो क्या कर सकता था, इंसान को इनविजिबल कर सकता था, लेकिन वो रहता सॉलिड ही था। और जब उसने लैंडलॉर्ड के ने उससे किराया मांगा तो उसके घर में उसने आग लगा दी और वो वहाँ से भागने लगा। भागते भागते उसने सारे क्लोथ्स रिमूव कर दिए। अब जनवरी की ठंड में वो लंदन की सड़कों पर नंगा घूम रहा था। वो सोच रहा था क्या किया जाए। सबसे पहले वो लंदन स्टोर में चला जाता है, कुछ खाने पीने की चीज़ें खाता है, कपड़े पहनता है, वेल ड्रेस्ड हो जाता है। उसके बाद थोड़ी वाइन पीता है और मीठा खाकर सो जाता है। लेकिन सुबह वो लेट उठता है तो असिस्टेंट्स आ जाते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। फिर एक बार वो अपने कपड़े दोबारा रिमूव कर देता है और वो सोचता है किया क्या जाए, तो वो वहीं पर ड्रूली लेन में चला जाता है, जो लंदन का थिएटर वर्ल्ड कहलाता है। वहाँ पर एक दुकान पर पहुँचता है, बैंडेजेस बांधता है अपने पूरे मुंह पर, बड़े वाली मूछें लगा लेता है, गॉगल्स पहनता है और एक नकली नाक लगाता है और कपड़े पहनकर फिट हो जाता है और शॉपकीपर पर हमला करता है और उसका पैसा लूट कर
चला जाता है। वो सोचता है कहाँ जाया जाए, छोटी जगह चलते हैं, वो आईपिंग पहुँचता है। और ये उसकी गलती थी, छोटी जगह में तो और जल्दी बात फैलती है, लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई किस तरह का इंसान आ गया गांव में। लेकिन मिसेस हॉल कहती हैं, जिनका होटल था, कि चलो कोई बात नहीं, पैसा तो दिया है। पैसा कहाँ से आया था? जो उसने शॉपकीपर पर हमला किया था। फाइनली वो रहने लगता है वहाँ पर, लेकिन धीरे धीरे उसका पैसा ख़त्म हो जाता है। मिसेस हॉल पैसा मांगती है तो वो कहते हैं कि मेरा चेक आने वाला है। लेकिन तभी गांव में एक चोरी हो जाती है क्लर्जीमैन के घर पर सुबह सुबह। उसकी हाउसकीपिंग मनी गायब हो जाती है, लेकिन कोई दिखता नहीं है। अब सबका शक किस पर चला जाता है? आप जानते होंगे, ग्रिफिन पर। लेकिन शक पक्का कब हो जाता है? जब ग्रिफिन कैश प्रोड्यूस कर देता है, जबकि उसका कहना था कि मेरा चेक आने वाला है। और जब ग्रिफिन चोरी करने के लिए गया हुआ था, चांस की बात है, मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल उसके कमरे में पहुंचते। बैंडेजेस पड़ी हुई थी, कपड़े पड़े हुए थे, सब ठंडे थे। कमरे में कोई भी नहीं था। तभी कमरे में किसी के स्निफिंग की आवाज़ आती है, और फिर एकदम से क्या होता है, चेयर हवा में उड़ जाती है और उनकी तरफ आने लगती है, उन पर हमला करती है और उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया जाता है। मिसेस हॉल हिस्टेरिकल हो जाती है। इस चेयर पे मम्मी बैठा करती थी, आज मेरे खिलाफ है। गांव में बात फैल जाती है कि जादू टोना चल रहा है उस। और तभी कांस्टेबल जेफर्स को बुलाया जाता है। उससे पहले मिसेस हॉल किससे क्वेश्चनिंग करती हैं? उस ग्रिफिन से, कि तुम उस कमरे में से कैसे आ गए जिस कमरे में कोई भी नहीं था। ग्रिफिन कहता है, मेरे से क्या पूछना चाहता हूँ, मैं बताता हूँ मैं आपको कौन हूँ। अपनी बैंडेजेस हटा देता है, ऊपर वाली सरकटा इंसान दिखाया। सब लोग भागने लगते हैं। तभी जेफर्स आता है और कहता है अरेस्ट तो करना ही पड़ेगा, ड्यूटी इज ड्यूटी। लेकिन जैसे ही वो उसे अरेस्ट करने जाता है, एक बार फिर ग्रिफिन अपने सारे क्लोथ्स रिमूव कर देता है और इसके बहुत सारे ब्लोज लगते हैं, मुक्के लगते हैं जेफर्स के। वो बेहोश हो जाता है और ग्रिफिन वहां से भाग जाता है। तो स्टोरी यही कहती है कि आपको लगता होगा कि गायब होना क्या हो सकता है, एक वरदान है, लेकिन एक वरदान को अभिशाप बनते हुए देर नहीं लगती है। स्टोरी इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। इसका नाम है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इसमें हमारे पास जो करेक्टर रहेगा वो हॉरेस डेनबी रहेगा, जिसके घर चोरी करने के लिए जाएगा वो रहेगा शॉटओवर ग्रेंज। और एक लेडी आएगी रेड क्लोथ्स में, जैसे हमारा ये मार्कर रेड कलर में चल रहा है। ये करेक्टर्स है। स्टोरी स्टार्ट होती है तो हॉरेस डेनबी को क्या कहा जाता है? एक अच्छा इंसान कहा जाता है। वो ताले बनाने का काम करता था, दो हेल्पर्स थे और एक मेड थी जो उसके लिए चिंतित रहती थी, हाउसकीपर भी बोल सकते हैं। लेकिन वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। वो साल में एक चोरी किया करता था। चोरी किसी अमीर के घर होती थी। चोरी का पर्पस था, उसे रेयर बुक्स पढ़ने का और कलेक्शन का शौक था। उन्हें कलेक्ट किया करता था। हर साल बस एक चोरी होती थी। अब फाइनली क्या होता है, इस बार वो किसके घर चोरी करने वाला था? शॉटओवर ग्रेंज के। पूरे घर को स्टडी करता है, वायरिंग स्टडी करता है, पाथवे स्टडी कर लेता है, रूटीन उनकी पूरी रेकी कर ली जाती है। अपने टूल्स लेकर वो उसके घर पहुंच जाता है। वो ये तक जानता था कि उसके जो दो सर्वेंट्स हैं वो एक मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, उसके पास काफ़ी समय है। उसने ये भी देख लिया था जो उनकी कुक है वो चाबी को किचन के बाहर हुक पर टांगती है। वो उस चाबी से दरवाज़ा खोलता है, अंदर पहुंचता है। अंदर डॉग शैरी मिलता है। वो ये भी जानता था डॉग्स को डील कैसे करना है। थोड़ा सा प्यार दिखा और उनके नाम से पुकार और शैरी भी उसके साथ हो जाता है। वो आराम से अपना काम करने लगता है। लेकिन दिक्कत क्या आती है, उसको क्या था, छींक आती थी जब भी वो किसको इनहेल कर लेता था, किसी फूलों की स्मेल को। और वहाँ पर कुछ फूल थे, उसे हे फीवर था तो उसे छींकें आने लगती हैं। तभी एक आवाज़ आती है कि डॉक्टर को दिखाओ, इस काम में रहना है तो ये बीमारी बहुत खतरनाक हो सकती है, तुम पकड़े जा सकते हो। जब वो देखता है तो आवाज़ किसकी थी? एक लेडी की थी जिसने रेड कपड़े पहने हुए थे। अब उसे तो लगा था घर में कोई नहीं है, लेडी कहाँ से आ गई। लेकिन लेडी उसके साथ प्यार से बात करने लगती है तो उम्मीद जग जाती है कि वो बच सकता है। और लेडी शो कर देती है कि वो इस घर की मालकिन है। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि घर पे उसे कौन मिल जाएगा, चोर मिल जाएगा। अब दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। डॉग भी किसके पास बैठा हुआ था? उस लेडी के पास ही बैठा हुआ था। उसे यकीन हो जाता है कि ये घर की मालकिन है। वो ऑर्नामेंट्स को भी सही करती है, उससे फिर यकीन हो जाता है। सिगरेट केस भी उसको पता था कहाँ पर रखा हुआ है। तीन चार चीज़ें यकीन दिला देती हैं और इस डेनबे को कि वो कौन है, उस घर की मालकिन है। तो वो सोचता है कि बचने का कोई तरीका है। तो लेडी उसके सामने एक ऑफर रखती है कि आप मेरे लिए क्या खोल दो, इस बोल्ट को खोल दो।
या इस लॉकर को खोल दीजिए, और वो ताले बनाने का काम करता आ रहा था, तो उसके लिए लॉक्स और सेफ्स खोलना कोई भी मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि उसको गहने पहनने थे। तो वो चांस की बात है, ग्लव्स उतार देता है ऐसे समय पर, और उसके लिए वो क्या करता है, उस सेफ को खोल देता है, और बदले में वो लेडी उसको जाने देती है। और पूरा यकीन भी था उसको कि वो उस घर की मालकिन है। अब वो 2-3 दिन तक तो कोई भी चोरी नहीं करता है, लेकिन उसके बाद उसे फिर दोबारा से अंदर से क्या लगना है, चोरी करनी चाहिए। ये भी एक थ्रिल के समान होता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन अब वो तीसरे दिन जब चोरी के लिए निकलने वाला था, पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उसने किसके घर पर चोरी की थी, उस घर पर शॉटावर ग्रेंज के। हर जगह पर उसके फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं। वो बहुत बार समझाते हैं कि घर की मालकिन ने मुझे कहा था कि तुम चोरी करो, मीन्स इस सेफ को खोल दो। लेकिन जब वो रियल मालकिन को देखता है तो वो शॉक्ड रहता है। वो 60 साल की लेडी थी और बहुत ज़्यादा गलत बोलती थी, उल्टी सीधी बातें। अब उसके अंदर से आवाज़ आ जाती है, यार चोरी में तो कुछ ऑनर होना चाहिए। यहाँ पर तो उस चोरनी ने क्या किया, सारा ऑनर अमंग द थीव्स ख़त्म कर दिया है। कहीं पर वो क्या हो जाता है, थोड़ा परेशान हो जाता है। लेकिन जेल में भी वो बुक्स पढ़ने का काम चालू रखता है और असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन जाता है। ये आपकी पूरी स्टोरी थी। चैप्टर हमारा मिडनाइट विजिटर रहेगा। इसमें हमारे पास पॉसिबल एक सीक्रेट एजेंट है, फॉलर एक जर्नलिस्ट है, और मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट है। तो स्टार्टिंग में फॉलर किसका इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, ऑसिबल का। लेकिन ऑसिबल को देखकर वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि ऑसिबल मोटे ताजे इंसान थे, अट्रैक्टिव नहीं थे। उनके मन में क्या इमेज बनी हुई थी, ये जितने भी सीक्रेट एजेंट्स होते हैं वो टॉल, डार्क और हैंडसम होते हैं। उनके पास गन्स होंगी, ड्रग्स होंगी, डार्क आइड ब्यूटीज उनको क्या प्रोवाइड कर रही होंगी, मैसेजेस। तो बहुत बुरी तरह से कौन डिसअपॉइंटेड लगता है हमें फॉलर। ऊपर से एक फ्रेंच होटल में मीटिंग थी, डस्टी कॉरिडोर सा था, मस्टी कॉरिडोर सॉरी, और 6ठे फ्लोर पर उनकी क्या होने वाली थी, मीटिंग। तो ये बात एक सीक्रेट एजेंट होने के नाते कौन समझ जाते हैं, ऑसिबल समझ जाते हैं। उसे चीयर अप करते हैं और उससे कहते हैं चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगा जो इस पूरी दुनिया का इतिहास या हिस्ट्री बदल सकती है। और वो कमरे में पहुंचते हैं, जैसे लाइट ऑन करते हैं सामने मैक्स दिखाई देते हैं। मैक्स पतले सुकड़े इंसान थे, और सबसे मैनेसिंग बात क्या थी, उनके पास एक गन थी। लेकिन ऑसिबल घबराते नहीं हैं, क्योंकि एक असली सीक्रेट एजेंट वो नहीं होता जो दिखने में क्या होता है, एक सीक्रेट एजेंट जो अंदर से क्या करता है, अपने दिमाग से काम लेता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, सिचुएशन का यूज़ करता है, वो एक असली सीक्रेट एजेंट होता है। एकदम से पॉसिबल दिमाग लगाते हैं और वो कहते हैं, ओहो तुम दोबारा बालकनी से आ गए, पहले भी एक बार हमारे कमरे में बालकनी से कोई आ गया था। मैक्स सोचने लगते हैं, यार बालकनी भी है कमरे में, मैंने पास की क्यों चुराई। वो कहते हैं कि वैसे ये बालकनी हमारी नहीं है, पहले एक बड़ा कमरा हुआ करता था, उसके बाहर एक बालकनी थी। अब कमरे का पार्टीशन हुआ, लेकिन बालकनी बंद नहीं की गई थी। कोई भी दूसरे कमरे से बालकनी में कूदता है, इधर होकर हमारे कमरे में पहुंच सकता है। तो थोड़ा सा मैक्स भी लेट डाउन फील करते हैं। वो उसको बताते हैं कि मैंने पुलिस को कह दिया है कि वो आकर क्या करें, नॉकिंग करे दरवाजे पर थोड़ी थोड़ी देर बाद। सिचुएशन का यूज़ करता है ऑसिबल, क्योंकि मेरी रिपोर्ट बहुत ज़्यादा कीमती है। लेकिन तभी दरवाजे पर खटखट होने लगती है और मैक्स को लगता है कि शायद पुलिस आ गई है। वो घबरा जाता है एकदम से। उससे कहते हैं कोई बात नहीं, आप गन मेरी तरफ करके रखो और विंडो की सिल पर चढ़ जाओ, बालकनी में भी कूद सकते हो, गन मेरी तरफ ही रखना। मैक्स को विश्वास हो जाता है और वो बालकनी पर कूद जाता है। लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो पुलिस की जगह वहाँ पर वेटर हेनरी आए थे, जिसको वो ड्रिंक्स के लिए ऑर्डर करके एक बार फिर उन्होंने प्रेजेंस ऑफ माइंड और सिचुएशन को अपनी एडवांटेज के लिए यूज़ कर लिया ऑसिबल ने। अब फॉलर इसी बीच सब कुछ देख रहा था। वो कहता है कि जब हेनरी चले जाते हैं, पूछते हैं अब क्या होगा, अब तो हमें कौन किल कर सकता है, मैक्स। तो एकदम से सारा सस्पेंस को ओपन करते हैं ऑसिबल और बताते हैं कमरे में कोई भी बालकनी नहीं है, वो 6 फ्लोर से नीचे कूद गया था, शायद अब तो मैक्स बचे भी नहीं होंगे। तो ये कहते हैं कि लुक्स डिसेप्टिव होते हैं, दिखने से आपको इंसान की सच्चाई पता नहीं लगती है। अब हम थीफ स्टोरी की तरफ बढ़ जाते हैं। इसमें हमारे पास एक चोर है जो उसका रियल नेम नहीं है, वैसे उसने अपना नाम यहाँ पर क्या बताया, हरी सिंह बता दिया है। और एक हमारे पास जो दूसरा करेक्टर आएगा वो बस अनिल है। अब बात करते हैं, जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो हरी सिंह के बारे में बताया गया कि बहुत कम एज में वो एक सक्सेसफुल और एक्सपीरियंस थी बन चुका था, और वो नए नए शिकार को ढूंढता रहता था।
हर बार उसे अपना नाम बदलना पड़ता था, वो असली नाम नहीं बताता था, उसका कोई भी दोस्त नहीं था ताकि उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना रहे। अब इस बार वो अपना टारगेट अनिल को बनाता है। अनिल उस समय क्या कर रहा था, एक रेसलिंग का मैच देख रहा था। वो अनिल के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि आप तो रेसलर जैसे दिखते हैं, क्योंकि उसका मानना था चोर का, अगर हम फ्लैटरी करते हैं, मक्खनबाजी करते हैं, तारीफ करते हैं तो दोस्त बनाने में मदद मिलती है। लेकिन अनिल ध्यान नहीं देता, उल्टा चोर को कहता है तुम रेसलर जैसे दिखते हो। चोर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो बहुत पतला से बड़ा था। वो अनिल का पीछा करता है और उससे कहता है मुझे तुम्हारे लिए काम करना है। अनिल कहता है कि मेरे पास काम नहीं है। उसने कहा चलो एक काम करना कि मुझे कुछ खाने पीने को ही दे देना। तो अनिल कहता है कि चलो अगर तुम खाना बना लोगे तो मेरे साथ रह सकते हो। वो अपने घर ले जाता है उसको, जो जमुना शीट शॉप के ऊपर एक कमरा था। उस दिन चोर खाना बनाते हैं, यानी हरी सिंह। खाना इतना खतरनाक बनता है कि वो सारे आवारा डॉग्स को खिला दिया जाता है। लेकिन अनिल को एक बहुत अच्छा इंसान दिखाया गया। अनिल दिल छोटा नहीं करता और उससे कहता है कोई बात नहीं, मैं खाना बनाना सिखा दूंगा, लिखना पढ़ना भी सिखाऊंगा आपको। पहले लेटर्स लिखना, अल्फ़ाबेट्स लिखना, लेटर्स और सेंटेंसेस, नाम लिखना भी सिखा दूंगा। वो उसके लिए काम करता है, सामान ला कर दे देता था। वो 1 रुपया बचा लेता था डेली का, लेकिन अनिल केयर नहीं करता था। अनिल एक फ्रीलांस राइटर था, वो लिखता था। कभी कभी उसकी स्टोरीज या आर्टिकल्स कुछ पब्लिश हो जाते थे तो पैसा ज़्यादा होता था, फिट्स एंड स्टार्ट पे पैसा मिलता था, कभी ज़्यादा कभी कम। कई बार वो उधार देता था और कई बार पैसा उधार लेता था। इस तरह से उसकी ज़िंदगी चल रही थी। केयर फ्री इंसान था, पैसे की ज़्यादा चिंता नहीं करता था, मूड के हिसाब से चलता था। अब चोर सोचने लगा यार इतने समय से चोरी नहीं की है, चोरी तो करनी नेसेसरी है। तो वो एक दिन अनिल की एक बुक पब्लिश होती है। वो 600 रुपीज़ लेकर आता है, 50 रुपीज़ की नोट्स के फॉर्म में। और वो पैसा किसको दिखा देता है, चांस की बात है वो हरी सिंह को दिखा देता है। अब हरी सिंह पुरानी आदत से मजबूर था। वो उसी रात क्या करता है, उसका पैसा चोरी करके वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जब वो वहाँ से जाता है तो वो जानता था कि 10:30 वाली रवैली लखनऊ एक्सप्रेस मिल जाएगी, वो उसमें चढ़कर वहाँ से भाग सकता है। लेकिन कोई चीज़ उसको रोक देती है। पहली बार अनिल ने उसे इज्जत दी, उसके साथ एक पोलाइट बिहेवियर किया, उसके अंदर एजुकेशन की स्पिरिट पैदा कर दी। अनिल की अच्छाई किसके दिल को छू जाती है, उस चोर के दिल को छू जाती है। वो वहाँ से बिना पैसा लिए वो वहाँ से नहीं जाता है, ट्रेन से वापस आने लगता है, भीग जाता है पूरी तरह से, नोट भी गीले हो जाते हैं। वो सोचने लगा कहाँ जाऊँ। उसे ध्यान आता है अनिल ही बस एक ऐसी जगह है जो जहाँ पर जिसके घर वो जा सकता था। वो वापस अनिल के घर पहुँचता है, उसी तरह से पैसा अपनी जगह पर वापस रख देता है। लेकिन अब वो सुबह उठता है तो अनिल उसको क्या कहता है कि एक 50 रुपीज़ का नोट देता है और कहता है अब तुम्हें रेगुलर पेमेंट्स मिलेंगे। और वो देखता है कि नोट गीले थे, क्योंकि रात को नोट गीले हो गए थे। लेकिन अनिल उसको कुछ भी नहीं कहता और चोर भी कुछ नहीं बोलता है और दोनों हंसने लगते हैं। अनिल उसको नीचा नहीं दिखाना चाहता था और चोर भी इस काबिल नहीं था कि वो अपनी गलती को मान सके। लेकिन अमस अनिल समझ चुका था कि चोर सुधर चुका है और इसी तरह से स्टोरी एक हैप्पी एंडिंग पर ख़त्म हो जाती है। चलिए हमारे पास अब आ जाएगी ट्रम्प ऑफ सर्जरी। इसमें हमारे पास डॉक्टर साहब कौन है, एक वेटरनरी डॉक्टर है, उनका नेम जेम्स हैरियट है। एक यहाँ पर मिसेस पैम्परे में दिखाई देंगे, जो एक मिस्ट्रेस हैं, और उनके डॉग का नाम क्या रहेगा हमारे पास, ट्रिकी रहेगा हमारे पास। गार्डनर का नाम एक ही जगह आएगा, उसका नाम हॉजकिन है। जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो हमें ट्रिकी डॉक्टर साहब की गाड़ी के सामने आ जाता है। डॉक्टर साहब उसके अपीयरेंस को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। मिस्टर जेम्स हैरियट, वो मोटा ताजा लग रहा था, आंखें वाटरी और ड्रूमी लग रही थी, ब्लड शॉट थी, और वो ऐसा लग रहा था कोई फूली हुई सॉसेज है, इस पे 4 टांगे लगा दी गई हैं। डॉक्टर साहब समझाने की कोशिश करते हैं, मिसेस पैम्परे को आप इसका ध्यान रखिए, क्या आपने इसको एक्सरसाइज कराई, तो वो बहाना बना देती है हमारे गार्डनर को लुम्बैग हो गया इसलिए आजकल तो रिंग भी नहीं। फिर पूछता है मीठा बंद कराया, वो कहता है नहीं भाई मीठा तो नहीं बंद करवाया, इसको केक्स बहुत, चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मना नहीं कर पाते। अब डॉक्टर साहब थोड़े स्ट्रिक्टली कहते हैं आप इसको डाइट फॉलो कराइए, इसकी एक्सरसाइज कराइए, तब ये फिट रहेगा, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। अब
वो अपने कंधे उचका देती हैं और कहती हैं कि देखते हैं नए रूटीन को फॉलो करेंगे या नहीं। अब डॉक्टर साहब समझ चुके थे कि कभी भी इनकी कॉल आ सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी कमी क्या थी डॉग की, वो ग्रीड था, वो लालची था। किसी भी समय पर वो खाने को टैकल कर सकता था, कभी भी वो खाने को मना नहीं करता था। इसी बीच क्या होता है, उनकी कॉल आ जाती है। डॉग को वोमिटिंग्स हो रही थी, उसने खाना पीना बंद कर दिया था, पूरे समय अपने रग पर लेटा रहता था और पेंटिंग कर रहा था। डॉक्टर साहब समझ गए थे इस बार क्या करना है। डॉक्टर साहब जाते ही कहते हैं कि इसकी सर्जरी करना नेसेसरी है, इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ये बात सुनते ही सारे के सारे हाउस होल्ड में तूफान समझ जाता है, क्योंकि एक एफ्लुएंट डॉग दिखाया गया, बहुत ज़्यादा अमीर दिखाई है उनकी मालकिन। कोई उसका ब्रेकफास्ट बॉल लेकर आता है, कोई लंच बॉल लेकर आता है, कोई उसके तरह तरह के कोट्स लेकर आ जाता है, अलग अलग तरह की चीज़ें। अब डॉक्टर साहब की गाड़ी छोटी थी, वो गाड़ी आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी में इतना सारा सामान नहीं आ सकता था। और डॉक्टर साहब डॉग को देखते हैं जो उनके बराबर वाली सीट पर था, उससे कहते हैं तुम्हें ज़िंदगी में किक नहीं मिली है, हम तुम्हें किक देंगे। अब डॉक्टर साहब उसे लूज बॉक्स में सुला देते हैं। इससे पहले वो डॉग किसमें सो रहा था, दुनिया के सबसे बेहतरीन बिस्तर पर, वो एक लूज बॉक्स में सोता है। पहले 2 दिन डॉक्टर साहब उसे कुछ नहीं देते हैं खाने के लिए, सिर्फ पानी पिला देते हैं। 2 दिन के बाद डॉक्टर साहब एक और ट्रिक का यूज़ करते हैं, वो उसका बॉल नहीं रखते हैं खाने का। तो जब सारे डॉग्स वहाँ पर खाना खाकर चले जाते हैं, वो लुढ़कता लुढ़कता आता है और जो बॉल्स में बचा कुचा है उसे लिक कर लेता है। उससे अगले दिन वो पहली बार जिंदगी में खाने के लिए संघर्ष करता है, थोड़ा तेज लुढ़कता वहाँ पर पहुँच जाता है। उसके बाद तो उसकी ग्रोथ सुपर फास्ट होने लगती है, वो बाकी डॉग्स के साथ आराम से एडजस्ट कर लेता है। सब वेलिंग्स करते थे, स्क्रीमिंग्स करते थे, और क्या करते थे, एक दूसरे का कचूमर निकालने लगते हैं। रात को क्या करते थे, हैन हाउस में जाकर चूहों का शिकार भी करने लगते हैं। और इस समय उसकी ज़िंदगी का बेहतरीन समय चल रहा था। उसको समझ आ जाता है ये डॉग होने का असली मतलब क्या है। इसी बीच 12 बार किसकी कॉल आने लगती है, दिन में 12 बार किसकी कॉल आती है, मिसेस वैम्ब्रे को पूछते हैं डॉग की हालत कैसी है। वो उसके क्वेश्चंस को अवॉइड करते हैं, लेकिन एक बार उनके मुंह से कन्विंसिंग वर्ड निकल जाता है कि सुधार तो हो रहा है लेकिन हल्के। अब क्या करती हैं मिसेस वैम्ब्रे, परेशान हो जाती हैं, वो अंडे भेजना शुरू करती हैं 12। डॉक्टर साहब और उनके सारे के सारे स्टाफ अंडे खाते हैं ब्रेकफास्ट में। दोपहर के समय क्या भेजी जाती है फिर, वाइन भेज दी जाती है। डॉक्टर साहब दोपहर को क्या पीने लगते हैं, खाने के साथ वाइन पीने लगते हैं। फिर उसके बाद तो हदी हो जाती है, ब्रांडी आ जाती है। रात को डॉक्टर साहब ब्रांडी पी लेते हैं। डॉक्टर साहब का तो सेलिब्रेशन टाइम लग रहा था, उसे लग रहा था ट्रिकी को अपने पास परमानेंटली रख लें, लेकिन फाइनली ट्रिकी को वापस करना नेसेसरी था। उन्हें कॉल करके वो किसको बुला लेते हैं, मिसेस वैम्ब्रे को। उनकी 30 फीट लंबी गाड़ी आकर वहाँ पर रुक जाती है और डॉक्टर साहब अंदर किसको लेने के लिए चले जाते हैं, डॉग को। इतने सर्वेंट दरवाजा खोले रखते हैं, इससे पता लगता है कि बहुत ज़्यादा रिच थी। अभी थीम डिस्कस करेंगे शॉर्ट में लास्ट में। और एकदम से डॉक्टर साहब जब लेकर आते हैं, वो फ्लेक्सिबल बन चुका था, उसकी मसल्स आ गई थी, उसकी चेस्ट किसको टच कर रही थी, ग्राउंड को। और वो लीप करके किसके ऊपर चला जाता है, एकदम से मिसेस वैम्ब्रे के, और उनको लिक करने लगता है। मिसेस वैम्ब्रे इमोशनल, उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। गाड़ी आगे बढ़ती है और वो खिड़की से बाहर सिर निकाल कर कहते हैं डॉक्टर साहब आपकी सर्जरी जीत गई। क्योंकि आयरनी है, डॉक्टर साहब ने कोई भी सर्जरी नहीं की थी। और फाइनली थीम क्या है, कई बार ज़्यादा लाड प्यार से बच्चों को बिगाड़ दिया जाता है। इतना भी लाड प्यार नहीं देना चाहिए कि आपका बच्चा बिगड़ जाए, क्योंकि देखिए इसेंशियल ज़रूरी हैं, लेकिन लग्जरी शायद हर बच्चे को अगर आसानी से मिल जाएंगे तो उनकी वैल्यू उनको नहीं पता होगी। तो इसी थीम के साथ इस स्टोरी को कैरी किया गया है। थैंक यू वेरी मच।